हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, हम जो क्लासेस चला रहे हैं, आपके जो आने वाला सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 14 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आपकी आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको जो है तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो मेरे सॉल्यूशन से पहले आप उसको सोल्व करके देखिएगा, देन उसके बाद आप मेरी एक्सप्लेनेशन को देखिएगा, ठीक है। मैं किसी के कमेंट नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं टू द पॉइंट आपका टाइम बचाऊंगा, सीधा सीधा मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। लास्ट में आप मुझे बताना आपका स्कोर क्या रहा है। डन भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे इंस्टाग्राम के चैनल पे भी जुड़ जाइएगा, साथ के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम जो भी पीडीएफ्स हम आपको पढ़ा रहे हैं वो पीडीएफ आपको मिल जाए। डन भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आपके सामने पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है 18 3/4 में कितने भिन्न हैं, कितने तिमाही है। तो हाउ मैनी क्वार्टर्स आर देयर इन 18 3/4 कि 18 3/4 में। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। ये जो आपकी दी गई है ये आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर दी गई है। 18 3/4, 18 3/4 आपको बताना है इसके अंदर कितने क्वार्टर है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो इसके अंदर जो 1/4 है उसकी संख्या कितनी है। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले मैं समाप्त कर देता हूँ, ठीक है। इस मिक्स फ्रैक्शन को हटाने का एक ही तरीका होता है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको इससे आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपको पता है 18 चौक 72 होता है, ठीक है। तो 18 गुणा में 4 और जो भी ये ऊपर दिया रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। प्लस में 3 और बटे में कितना, 4। इसके बाद आपका आएगा 18 चौक 72, 72 में 3 जोड़ेंगे आपका आ जाएगा कितना, 75/4, 75/4। तो यहाँ पर इसमें से आपको बताना है कि इसके अंदर जो है ना क्वार्टर की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं 75/4 को अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ तो कोई दिक्कत। अगर मैं 75/4 को 75 × 1/4 लिख दूँ तो कोई दिक्कत। उससे क्या हो गया, मुझे ये पता चल गया ये क्वार्टर्स है। ये क्या है, क्वार्टर्स। और क्वार्टर्स की संख्या टोटल इसमें कितनी है, 75 है। क्वार्टर की संख्या इसमें आपकी कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। डन भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो था, आपके सामने जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर जो है वो 75 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और मुझे बताइए कि इसका जो है राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। साथ के साथ सोल्व करते हुए चलिएगा। लास्ट में जो है मैं आपके कमेंट करके आप मुझे बताइएगा आपका जो है टोटल स्कोर आज की क्लास का कितना रहा है। आपके सामने कुछ डिजिट दे रखी है, 2 3 4 6 7 8, ठीक है। इनको आपको अरेंज करना है इन ब्लैंक्स में। इन ब्लैंक्स के अंदर आपको इन डिजिट को क्या करना है, अरेंज करना है। किस तरीके से अरेंज करना है, द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर आफ्टर एडिशन, कि इनको ऐड करने के बाद देखो 6 आपके सामने डिजिट है और 6 ही आपके सामने ब्लैंक स्पेस है। इनको ऐड करने के बाद जो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर होगा ना वो आना चाहिए। लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर कैसे आएगा, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऐसे आएगा कि अगर आपकी शुरुआत, आपके नंबर की शुरुआत बड़े नंबर से है तो जाहिर सी बात उसको जोड़ने पे भी नंबर कैसा आएगा, बड़ा ही आएगा। डन। तो यहाँ पर जो मैं नंबर लिखूंगा ना वो सबसे बड़े वाला लिखूंगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है ना वो 8 है। तो यहाँ पर इस पहले वाले ब्लैंक के अंदर मैं क्या लिखूंगा, आपका 8 लिखूंगा। उसके बाद दूसरा बड़ा नंबर कौन सा है, 7, तो इसको भी मैं पहले ही रखूंगा। यानी कि जो बड़े नंबर्स है उसको मैं पहले रखूंगा और छोटे नंबर्स उसको मैं बाद में रखूंगा। इस तरीके से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो आपका बड़ा रिजल्ट मिलेगा ऐड करने के बाद। उसके बाद 6 को मैं यहाँ पर लगाऊंगा, उसके बाद 4 को मैं यहाँ पर रखूंगा, देन उसके बाद 3 को मैं यहाँ पर रखूंगा और देन उसके बाद 2 को मैं यहाँ पे रखूँगा। देन मैंने अरेंज कर लिया है। आपको समझ में आया होगा कि ये नंबर को मैंने कैसे अरेंज किया है। अगर मुझे जोड़ने के बाद बड़ा नंबर चाहिए
ठीक है, तो मैं नंबर्स भी पहले डिजिट जो है वो बड़ी बड़ी ही रखूंगा पहले। तो यहाँ पर इसको देख लेते, 3 और 2 कितने होते हैं 5। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। डन भाई। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 5। 6 और 4 10 होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 1 जो है वो आपका चला जाएगा कहाँ पे, कैरी पे। उसके बाद 8 और 7 15, 15 और 1 16। तो आपका जो नंबर निकल के आया वो आपका निकल के आया कितना 1605। ये जो नंबर निकल के आया कितना निकल के आया 1605, जो कि आपको किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ऑप्शन ए के अंदर। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। डन भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है बिल्कुल भाई, सभी का जो है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते, धीरे धीरे बिल्कुल चलेंगे, आराम से सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे ताकि आपको एग्जाम में जो है ना किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जिसके अंदर बताया गया है दीपा गोज टू पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट में लेटर एंड पार्सल। ठीक है, और पार्सल के रेट इस प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है, कि लेटर भेजेगी तो क्या चार्जेस होगा। अगर लेटर का वेट 20 ग्राम या उससे कम है तो उसको देने पड़ेंगे कितने 5 रुपए। अगर पर एवरी एडिशन 20 ग्राम, 20 ग्राम से ज़्यादा है तो हर 20 ग्राम के लिए कितने देने पड़ेंगे 2 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये तो चार्ज लिया जा रहा है किसका, लेटर भेजने का। साथ के साथ पार्सल का रेट अलग है। अगर आपका पार्सल 50 ग्राम या उससे कम है, 50 ग्राम या उससे कम है तो आपको देने पड़ेंगे कितने 5 रुपए। और हर 50 ग्राम आगे जितने ही 50 ग्राम बढ़ेंगे उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 3 रुपए। ठीक है, तो रेट हमें पता चल गए। अब देख लेते हैं दीपा के पास कितने लेटर है, कितने ग्राम के है या कितने पार्सल है जिसको भेजना चाहती है। देन फिर हमें बताना पड़ेगा उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। डन भाई, यहां पर मैं लिख देता हूं किसके बारे में, यहां पर मैं लिख देता हूं लेटर के बारे में कि लेटर का कितना पे करना पड़ेगा। साथ के साथ उसको कुछ पार्सल भेजना होगा, उस पार्सल का हम यहां पर लिख देते हैं। सबसे पहले उसको 2 पार्सल भेजने हैं जिसका वेट है 250 ग्राम और 300 ग्राम। ठीक है, तो एक पार्सल का वेट है कितना 250 ग्राम और दूसरे पार्सल का वेट है कितना 300 ग्राम, इसको भेजना है। तो मुझे बताओ जो पहले 50 ग्राम है, जो पहले 50 ग्राम है उसके लिए इसमें 250 ग्राम के अंदर उसको पे करने पड़ेंगे कितने 5 रुपए। ठीक है, कितने पे करने पड़ेंगे, इसको मैं बांट लेता हूं अलग अलग। ठीक है, तो 250 को मैं 2 हिस्सों में बांट लेता हूं ताकि आप इसको आसानी से कर पाओ। तो 250 के मैंने बना लिए 2 हिस्से। ठीक है, पहले 50 ग्राम अलग, पहले 50 ग्राम अलग और फिर अगले 200 ग्राम अलग, क्योंकि इनके लिए अलग अलग प्राइस होगा। पहले 50 ग्राम के लिए कितना है 5 रुपए, पहले 50 ग्राम के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे 5 रुपए देने पड़ेंगे। प्लस 200 ग्राम के लिए कितने देने पड़ेंगे, उसने बताया था कि 50 ग्राम से ऊपर जितना भी होगा ना तो हर 50 ग्राम के लिए आपको 3 रुपए देने पड़ेंगे। तो इस 200 ग्राम के अंदर 50 कितनी बार आएगा, इस 200 ग्राम के अंदर 50 कितनी बार आएगा, तो वो आएगा 4 बार। कितनी बार आएगा 4 बार। तो मैं इसका मतलब 3 रुपए को हम 4 बार पे करेंगे क्योंकि हर 50 ग्राम एडिशनल 50 ग्राम के लिए। तो ये आपका हो जाएगा 12। तो इसका मतलब 5 और 12 यहाँ पे उसको टोटल 17 रुपए देने पड़ेंगे, है ना। इस 250 ग्राम के पार्सल के लिए उसको कितने पे करने पड़ेंगे 17 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब ऐसे ही 300 ग्राम वाले का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, पहला 50 ग्राम और फिर अगला 250 ग्राम। पहला 50 ग्राम और फिर अगला कितना 250 ग्राम। पहले 50 ग्राम के लिए वही चार्जेस है क्या 5 रुपए, पहले 50 ग्राम के लिए 5 रुपए चार्जेस है। प्लस अगले जो बच गए आपके 250 ग्राम, तो हर 50 ग्राम के लिए 3 रुपए देने पड़ेंगे। तो 250 के अंदर 50 कितनी बार आ रहा है 5 बार, यानी कि 3 × 5। डन, तो 5 + 15 इसके लिए देने पड़ेंगे 20 रुपए। डन भाई, तो उसका 2 पार्सल हमने निकाल लिए। एक पार्सल जिसका वेट आपका 250 ग्राम है उसके लिए उसको पे करने पड़ेंगे 17 रुपए, और जो दूसरा पार्सल है जो कि आपका 300 ग्राम का है उसके लिए पे करने पड़ेंगे 20 रुपए। अब बात कर लेते हैं किसकी, लेटर्स की। उसके पास 2 लेटर हैं, एक लेटर 20 ग्राम का है, एक लेटर आपका 20 ग्राम का है, और जो दूसरा लेटर है वो आपका 35 ग्राम का है।
वो आपका कितने ग्राम का है, 35 ग्राम का है। इसी प्रकार से हम आगे भी निकाल लेंगे। जैसे अगर आपका लेटर 20 ग्राम है या 20 ग्राम से कम है तो उसके लिए 5 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो जो उसका पहला लेटर है वो 20 ग्राम का ही है, तो इसके लिए उसको 5 रुपये देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे, 5 रुपये इसके लिए उसको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये 35 ग्राम का है, तो 20 ग्राम के लिए तो कितने लगेंगे, इसको भी हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, 20 ग्राम और कितना 15 ग्राम, 20 ग्राम और 15 ग्राम। 20 ग्राम के लिए कितने देने पड़ेंगे, 5 रुपये, प्लस आगे हर 20 ग्राम के लिए कितने देने पड़ेंगे, 2 रुपये। तो ये तो 15 ही है, लेकिन आएगा तो उसी कैटेगरी में ना कि अगला 20 ग्राम के लिए कितने रुपए, 2 रुपये। तो इसमें आपको देने पड़ेंगे कितने, 7 रुपये। कितने देने पड़ेंगे, 7 रुपये। अब इन सभी को जोड़ दो आप, अब आप जो है इन सभी को जोड़ सकते हो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 20 और 17 कितने हो गए, 37, 37 और 12 49, 37 और 12 कितने होंगे, 49 रुपीज उसको टोटल पे करने पड़ेंगे अपने लेटर्स और पार्सल को भेजने के लिए। डन भाई। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहां पे जो राइट आपका आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, बिल्कुल भाई। किसी को कोई डाउट? तो भाई क्वेश्चन काफी आसान था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन इसके अंदर हमारी बढ़ जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डन भाई। हाँ, अलग अलग करना पड़ेगा इसको, लेटर को अलग, पार्सल को अलग हम निकालेंगे जी। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, आपको बताया गया है कि ए होल नंबर इज एडेड टू 50, 50 के अंदर एक होल नंबर हमने ऐड किया। सपोज हमने 50 के अंदर जो है ना x ऐड कर दिया, है ना, 50 के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, x ऐड कर दिया, तो एक नया नंबर हमें मिल जाएगा 50 प्लस x। फिर उसने कहा द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50, और सेम नंबर हमने 50 में से माइनस भी कर दिया। तो जब सेम नंबर हमने 50 में से माइनस कर दिया तो हमारे पास नंबर क्या होगा, 50 माइनस का x। तो एक नंबर तो हमारे पास ये है 50 प्लस का x, एक नंबर हमारे पास ये है 50 माइनस का x। फिर उसने कहा अगर मैं इन दोनों नंबर्स को जोड़ दूं, तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दूं तो तब मेरा रिजल्ट क्या रहेगा। तो देखिए भाई, यहां पे 50 आपका प्लस x है, प्लस में क्या कर देंगे 50 माइनस का x। देखो यहां पे x एक प्लस का है एक माइनस का है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा, है ना। x में से x गए कितने आएंगे, 0 आएंगे। तो एक 50 ये और एक 50 ये, ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऐड करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा। डन भाई, समझ में आया सभी को। क्वेश्चन पहले भी ऐसे आ चुके हैं, जितने सेट हमने पीछे किए थे वहां पर भी आपको कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, मतलब ये जितने भी PYQ आपको करवाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपने ये सीरीज जो है हमारी चलने वाली है पेपर तक, अगर आपने इस सीरीज को पूरा कर लिया तो डेफिनेटली आपका जो सीटेट का एग्जाम वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस हिसाब से आप पैटर्न देख पा रहे हो कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये वही क्वेश्चंस है जिनको पीछे वाले सेट में हम कर चुके हैं। यानी कि जो नेचर है सीटेट का वो क्या है, आपके PYQ ही ज्यादातर रिपीट होते हैं, बस क्या थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके। डन भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे टाइमिंग्स दी गई है नई दिल्ली से चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस की। ठीक है, कि नई दिल्ली से लेके चेन्नई तक राजधानी एक्सप्रेस किस किस जंक्शन पे रुकती है और उस जंक्शन से लेके अगले जंक्शन तक कितना टाइम वो लेती है, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है और आपको सही स्टेटमेंट यहाँ पे पिक करनी है कि इनमें से जो है कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। सबसे पहले अब देख लीजिए भाई, नई दिल्ली से चलती है 15:55 पे, 15:55 मतलब शाम को चलती है 3:55 पे, यानी कि 4 बजे से 5 मिनट पहले वो ट्रेन चलती है। भोपाल पहुंच जाती है रात को, ठीक है, कितने 23:55 पे। उसके बाद कितनी देर रुकती है वहां पे, अप्रोक्स 10 मिनट वो रुकती है।
और वहाँ से रात के 12:05 पे चल जाती है, फिर नागपुर पहुँचती है, फिर विजयवाड़ा, फिर चेन्नई। अलग अलग टाइम पे 5 से 10 मिनट का गैप होता है, फिर वो चली जाती है और चेन्नई पे जाके जो है ये ट्रेन खत्म हो जाती है। अब आपको सिर्फ टाइमिंग निकालनी कि किसकी टाइमिंग कहाँ से कितनी ले रहे हैं। उसने बताया कि नागपुर से लेके चेन्नई तक 15 घंटे 10 मिनट लगती है, यानी कि नागपुर से लेकर चेन्नई तक उसने बताया 15 घंटे 10 मिनट लेती है। तो हम देख लेते हैं, ए ऑप्शन को देख लेते हैं कि ए ऑप्शन की स्टार्टिंग टाइम कितनी है। नागपुर से चलती कब है? 5:35 पे। नागपुर से चलती कब है? 5:35 पे। ड्यूरेशन दे रखी है, ठीक है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि नागपुर से यहां पे चलेगी कितने? 5:25 पे, ठीक है। तो 5:25 पे आपकी ट्रेन चलती है, यानी कि सुबह के 5:25 पे नागपुर से ट्रेन चलती है और आपकी पहुंचती कहां पर है? चेन्नई, जो कि पहुंचती है 20:45 पे। 20:45 मतलब आपके 8 बज के रात को 45 मिनट पे ट्रेन जो है वो आपकी चेन्नई पहुंच जाती है। एक बार टाइम देख लेते हैं। तो 5:25 से लेके शाम के 5:25 तक, यानी कि 5:25 से लेके आपके शाम के 17:25 तक कितने घंटे हो जाएंगे? टोटल 12 घंटे। टोटल कितने घंटे हो जाएंगे आपके? 12 घंटे। उसके बाद 17:25 से लेके, यानी कि शाम के 5:25 से लेके और 20:25 तक, ये आपके कितने घंटे हो जाएंगे? 3 घंटे। डन। और 20:25 से लेके 20:45 तक, ये आपके कितने मिनट हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी कितनी? 20 मिनट। कितनी मिनट हो जाएगी? 20 मिनट। यानी कि यहां पर जो टोटल टाइम लिया गया है 12 और 3 15, 15 घंटे 20 मिनट लिया गया है। 15 घंटे 20 मिनट यहां पर टोटल टाइम लिया है ट्रेन ने, नागपुर से लेके कहां तक? चेन्नई तक। और स्टेटमेंट में बताया गया है कि 15 घंटे 10 मिनट लिया है। इसका मतलब ए जो है वो आपका राइट आंसर नहीं हो पाएगा। ए जो है वो आपका राइट आंसर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट उसने बताया कि नई दिल्ली से नागपुर तक लगते 11 घंटे 30 मिनट। नई दिल्ली से नागपुर तक के लगते हैं। तो यहां पर मैं इसको बी ऑप्शन को यहां पर डिपिक्ट कर लेता हूं, लिख लेता हूं कि नई दिल्ली से लेके नागपुर तक। तो नई दिल्ली चलती कब है? 15:55 पे। नई दिल्ली से चलती है कब ये ट्रेन? 15:55 के, यानी कि शाम को 3:55 पे ये ट्रेन चलती है। पहुंच कब जाती है नागपुर? सुबह 5:25 पे। पहुंच कब जाती है? सुबह 5:25 पे। तो देखिए भाई 3:55 पे चलती है, तो सुबह के 3:55 तक, सुबह के 3:55 तक ये ले लेगी आपके कितने घंटे? 12 घंटे। और 3:55 से लेके 4:55 तक 1 घंटा और लगेगा, यानी कि ये तो 13 घंटे ले रही है और आप कितना बता रहे हो? 11 घंटे। इसलिए ये भी जो है आपका राइट आंसर नहीं हो पाएगा। ये रेलवे का जो सारा का सारा ये जो टाइम दे रखा है ना, ये आपको 24 आवर क्लॉक में दे रखा है, इसलिए थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, बट इतने भी मुश्किल ये नहीं है। उसने बताया भोपाल से लेके चेन्नई तक 21 घंटे 40 मिनट लगती है। भोपाल से लेके चेन्नई तक 21 घंटे 40 मिनट लगती है। तो भोपाल से चलती है कब ये? 23:55 पे। 23:55 का मतलब है रात के 11:55 पे ये वहां से चलती है और आपकी चेन्नई कब पहुंचती है? 20:45 पे, अगले दिन रात को। कब? डन भाई। तो मुझे बताओ 23:55 से अगर मैं पूरा टाइम 12 बजा दूं रात के, है ना, तो केवल 5 मिनट का ही गैप है। केवल कितने मिनट का गैप है? 5 मिनट का गैप है। और उस 12 बजे से लेके 20:45 तक, तो पूरे 20 घंटे 45 मिनट होगी ना। यहां से लेके यहां तक हो गए 20 घंटे और कितनी मिनट? 45 मिनट, ठीक है। और वो कह रहा है कि कितना? 5 मिनट अगर मैं इसमें ऐड भी कर दूं तो ये 50 मिनट हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी आपकी? 50 मिनट टोटल हो जाएगी। डन भाई। तो 50 मिनट होगी, 20 घंटे 50 मिनट, ये इसमें तो 21 दे रखी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मतलब सारे के सारे आपके कटते जा रहे हैं। सिर्फ राइट आंसर क्या हो जाएगा उसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? डी जो है आपको राइट आंसर होगा। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बड़े ध्यान से आपने तीनों ऑप्शंस चेक किए हैं, इसलिए डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल भाई, है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चन को भाई बढ़िया तरीके से समझ लीजिए, मैंने आपको समझा दिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार इसको पढ़ो और मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भाई आपको इसको लगाना है किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है इसको घटते क्रम में लगाना है, यानी कि नंबर की जो शुरुआत है वो आपकी बड़े नंबर से होगी और धीरे धीरे जो लास्ट में आएगा वो छोटा नंबर आएगा। देखिए ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, लेकिन ये क्या है 3 है। तो पहले तो डेसिमल से पहले वाला में चेक कर लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब 3 से तो शुरुआत होगी नहीं, 3 से तो शुरुआत होगी नहीं, क्योंकि उससे पहले मेरे पास बड़े नंबर है। ये 30.5 है, ये भी 30.5 है, ये भी 30.5 है। ठीक है, ऑप्शन से ही करेंगे, फालतू हम इसको नहीं अरेंज करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 50 है, यहाँ पर भी 50 है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद इसको हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये 5 है, क्योंकि 5 से पहले 0 लगी हुई है। मतलब 50 फिर बड़ा होता है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना तो पहले बड़े ही लगाने पड़ेंगे, इसलिए सी ऑप्शन को भी मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। डन भाई। तो ये दोनों अभी तक सेम है, यानी कि जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो या तो ए ऑप्शन में से होगा या बी ऑप्शन में से होगा। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है डेसिमल के बाद 55 0.55, और यहाँ पर मैं अगर इसको पूरा करने के लिए अपनी तरफ से एक 0 लगा दूं तो यहाँ पर हो जाएगा 50। तो डेसिमल से पहले तो सेम है, लेकिन डेसिमल के बाद यहाँ पर 55 है, यहाँ पर 50 है। तो आप मुझे बताओ बड़ा कौन सा हुआ, 55 वाला बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला बड़ा है और ये छोटा है, तो मुझे बड़े से छोटे पे ही जाना है, इसलिए ये भी राइट आंसर नहीं होगा। ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए नंबर्स को हमने किस ऑर्डर में लगा दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। डन भाई। चलो भाई करते रहिए, बिल्कुल मैं किसी की कमेंट पढ़ने वाला नहीं हूँ। आप जो है अपने क्वेश्चंस को करते रहिए बढ़िया तरीके से, केवल उस पर ध्यान दीजिए जो आपको करना है, क्योंकि मेरी कमेंट्स पढ़ने से आपके कमेंट्स लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद ये करता हूँ कि जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है और आप उसको कर पा रहे हो। डन भाई, है ना, क्योंकि अगर मैं आपके कमेंट्स पढ़ने लग गया तो बीच में काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। मैं नहीं चाहता आपका कोई भी टाइम वेस्ट हो। टू द पॉइंट आप क्वेश्चंस को सीखिए और उसको सोल्व कीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए और आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए भाई, एक शॉपकीपर इतने किलोग्राम आलमंड बादाम लेता है, 2100 ग्राम आपकी रेजिन लेता है। रेजिन मतलब किशमिश, तो इसको भी मैं किलोग्राम में है तो इसको ग्राम में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 5.3 किलोग्राम जो है ना वो आपका हो जाएगा 5 किलो 300 ग्राम, यानी कि टोटल जो ग्राम हो जाएंगे ना वो 5300 ग्राम हो जाएंगे। 2100 ग्राम किशमिश लेता है, ये पहले से ही ग्राम में है, तो मैं इसको डायरेक्टली 2100 लिख देता हूं कि 2100 ग्राम। 2100 ग्राम का मतलब है 2 किलो 100 ग्राम। नेक्स्ट उसने बताया उसके बाद 2.2 किलोग्राम लेता है बादाम, सॉरी काजू। 2.2 किलोग्राम लेता है वो काजू, तो 2.2 का मतलब है 2 किलो 200 ग्राम। 2 किलो 200 ग्राम। तो इन सभी को जो है ना मैंने क्या कर लिया है, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं ऐड कर देता हूं कि मेरे पास जो टोटल वेट है ड्राई फ्रूट्स का वो कितना हो गया। तो इनको ऐड कर दिया, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा, और 5 और 4 9 यहाँ पर आ जाएगा। तो नहीं 9600 ग्राम मेरे पास जो है टोटल वेट हो जाएगा किसका, ड्राई फ्रूट का, यानी कि 9 किलो 600 ग्राम। अब इस वेट को मुझे क्या करना है, उसने मुझे बताया कि इनको पैक कर दीजिए। किस में पैक कर दीजिए, 2 डजन पैकेट में, 2 दर्जन पैकेट में इस वेट को जो है पैक कर दीजिए। तो आपको पता है 1 डजन के अंदर जो होता है ना 12 पैकेट आएंगे। 1 डजन में आपको पता है 1 डजन में जो वैल्यू होती है, 1 डजन में जो नंबर ऑफ थिंग्स होगी आपकी वो 12 होगी। ठीक है, तो 2 डजन में कितनी हो जाएगी, 2 डजन में हो जाएगी आपकी 24, यानी कि इस वेट को इक्वल करके आपको 24 पैकेट के अंदर पैक करना है। तो किसी वेट को अगर 24 हिस्सों में बांटना है तो उसके लिए हम डिवाइड कर देंगे,
है ना, उसके लिए हम 9600 को डिवाइड कर देंगे किससे, 24 से, क्योंकि इस 9600 ग्राम वेट को, 9 किलो 600 ग्राम वेट को आपको डिवाइड कितने हिस्सों में करना है, पूरे के पूरे 24 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड कर देंगे भाई, 24 एकम 24, आपको टेबल आने बहुत जरूरी है, 24 एकम 24, 24 चौके 96, और ये 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगी। तो हर पैकेट के अंदर जो वेट आएगा ना वो 400 ग्राम निकल के आएगा। हर पैकेट के अंदर जो आपके ड्राई फ्रूट्स होने वाले हैं, ये जो मिक्स्ड ड्राई फ्रूट है, इसमें हर पैकेट के अंदर जो वेट होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 400 ग्राम। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। डन भाई, तो ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें करना क्या था, हमें ये करना था कि जो भी चीज़ें किलोग्राम में दे रखी है उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, और फिर उसी पूरे वेट को हमें बाहर बांटना था किसमें, 24 पैकेट के अंदर, और तो इसलिए इसको हमने 24 से जो है भाग कर दिया। तो भाग करने के बाद मेरे पास रिजल्ट क्या आया, 400, मतलब हर पैकेट के अंदर जो है ना 400 ग्राम आपका वेट होगा। डन भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसको एक बार ध्यान से पढ़िए, ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और मुझे आप बताइए इस क्वेश्चन का फिर जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन में बताया गया एक बीकर है, उसमें 3/7 पानी भरा हुआ है। ए बीकर इज 3/7 फिल्ड विद वाटर, पूरा बीकर जो है 3/7 उसमें पानी भरा हुआ है। Another 16 लीटर ऑफ वाटर इज नीडेड टू फिल द बीकर इट्स ब्रिम, अगर उस पूरे बीकर को भरना है ना तो उसके अंदर 16 लीटर पानी और आ सकता है। आप मुझे बताओ, पूरे बीकर को मैंने 1 मान लिया है, उसमें से 3/7 वो भरा हुआ है, 3/7 वो भरा हुआ है, तो मुझे बताओ बीकर खाली कितना है। तो उस पूरे में से मैं 3/7 माइनस कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितना बीकर जो है खाली है। तो वैसे तो इसको डायरेक्टली भी आप कर सकते हो भाई, 7 में से 3 भरा हुआ है तो 7 में से 4 खाली होगा, बट इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। अगर जिसको फ्रैक्शन की वैल्यू थोड़ी बहुत नहीं पता वो उसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम जो है आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना भाई। इसका जो एलसीएम है वो आपका कितना आ जाएगा, 1 यहाँ पर मान लेंगे, कुछ नहीं है तो 7 एलसीएम आएगा, 7 एकम 7 माइनस का 3, तो ये आएगा कितना, 4/7, यानी कि 4/7 खाली है वो। और उसने कहा कि उसको भरने के लिए 16 लीटर पानी और आ सकता है उसके अंदर, अगर मैं 16 लीटर पानी और डाल दूं तो वो भर जाएगा, बट ये कह रहा है कि खाली कितना है, 4/7। इसका मतलब कि 4/7 की वैल्यू कितनी है आपकी, 16 लीटर। 4/7 की वैल्यू कितनी है, 16 लीटर। किसका 4/7, जितना वो पूरी क्वांटिटी है, मुझे नहीं पता उस पूरी कैपेसिटी उसकी कितनी है, तो x पूरी का 4/7 खाली है और वो 16 लीटर में भर जाएगा। तो 4/7 की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 7 जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 4 जो है वो आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो 4 से इसको मैंने काट दिया, कितना आ जाएगा, 4, 7 चौक 28, यानी कि 28 लीटर कैपेसिटी है। टोटल जो कैपेसिटी है ना आपके बीकर की वो कितनी है, 28 लीटर। डन भाई, तो क्वेश्चन आसान था जिसमें बताया था 3/7 भरा हुआ है, 3/7 भरा हुआ है तो खाली कितना है, खाली 4/7 है। और बताया उस खाली को भी भरने के लिए 16 लीटर पानी चाहिए, मतलब ये 4/7 कितने के बराबर है, 16 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 लीटर। तो टोटल जो कैपेसिटी है बीकर की वो कितनी है, 28 लीटर है। डन भाई, बिल्कुल। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही है, पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो भाई क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इससे जो है हमें मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे जब क्लास को लाइक और शेयर करते हैं इसका मतलब हमारा कंटेंट जो उनको पसंद आ रहा है। तो आप भी जो है क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन में दे रखा है आशा प्लान टू सेव सम मनी फ्रॉम हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर टू बाय मोबाइल फोन। आशा को एक मोबाइल फोन खरीदना है, ठीक है। आशा भी जो है अब सोशल मीडिया डिजिटल युग में जुड़ना चाहती है, तो अपने घर के खर्चों को कम करके जो है वो चाहती कि मैं एक मोबाइल फ़ोन ले लूँ, है ना। तो हर वीक वो देखती है कि वो मंडे को 50 रुपये बचाएगी, है ना। हर हफ्ते जो है, हर हफ्ते जो भी सोमवार आएगा, हर हफ्ते जो भी सोमवार आने वाला है
वो उसको हर सोमवार को 50 रुपये सेव करने वाली है अपने खर्चे में से। डन भाई। और हर बुधवार को वो सेव करेगी 100 रुपये, हर बुधवार को, हर वीक में बुधवार को, वेडनेसडे को, है ना, वो सेव करना चाहती है कितने रुपए? 100 रुपये। और 80 रुपये सेव करेगी कब? फ्राइडे को। फ्राइडे को कितना सेव करेगी? 80 रुपये। तो ये तो थी बचने बचाने वाली बात, है ना। तो टोटल उसने सेव कितना कर लिया? तो टोटल उसने सेव कर लिया कितना? 0, 8 और 5 13 और 1 230 रुपये उसने सेव कर लिए, है ना। पूरे हफ्ते में जो है उसने 230 रुपये क्या कर लिए? सेव कर लिए। बट क्या होता है कि संडे को 60 रुपये उसमें से खर्च भी कर देती है ना। पूरे 3 दिन में जो पैसे बचाए उसमें से संडे को क्या करती है? उससे 60 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो इसमें से 60 रुपये मैं माइनस कर दूं ताकि मुझे ये पता लग जाए कि हफ्ते में उसके पास बचे कितने हैं। तो 0, 13 में से 6 गए 7, 170 रुपये बचे हैं। हर हफ्ते वो ऑन एन एवरेज कितने रुपए बचा रही है? 170 रुपये वो बचा रही है। उसको फ़ोन लेना है कितने का? 5,950 रुपये का फ़ोन। तो आपको बताना है कि कितने हफ्ते में ये उसको फ़ोन मिल जाएगा, क्योंकि हर हफ्ते 170 बचा रही है। अगले हफ्ते फिर से 170 बचाएगी, फिर से 170 बचाएगी, फिर से 170 बचाएगी। तो इतने पैसे होने के लिए 170 कितनी बार आएगा, यानी कि कितने हफ्ते लग जाएंगे? मतलब कि मैं 950 को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? 170 से। तो मेरा जो है वो राइट आंसर मुझे मिल जाएगा कि उस इतने रुपए बचाने के लिए उसको कितने हफ्ते तक ये मामला चलाना पड़ेगा। तो 0 से 0 कट गई, 17 का टेबल पढ़ेंगे भाई। 17 3 51, यहाँ से कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा, ये 85 हो जाएगा। 17 पंजे 85, तो उसको 35 हफ्ते लग जाएंगे, है ना। उसको जो है 35 हफ्ते लग जाएंगे एक मोबाइल फ़ोन लेने के लिए। ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 हफ्ते मतलब अगर मैं 4 के हिसाब से मानूं तो पूरे 9 महीने बाद उसके पास फ़ोन होगा। डन भाई, है ना। क्वेश्चन समझ में आया? काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो जाएगा, इसके लिए कुछ लिखने की, इक्वेशन बनाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। उसने बताया व्हाट नंबर एम आई, मैं कौन सा नंबर हूं, हम वो नंबर बता देंगे। पहले बताया आई एम अ 2 डिजिट इवन नंबर, मैं जो हूं 2 डिजिट की एक सम संख्या हूं। तो देख सकते हो सारी ही 2 डिजिट की सम संख्याएं आपको दी गई है। फिर उसने बताया आई एम अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 8, मैं 3 का भी मल्टीपल हूं, 4 का भी मल्टीपल हूं और मैं 6 का भी मल्टीपल हूं। देखिए भाई, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 3 का मल्टीपल है ही नहीं, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं हो सकता, है ना। 24 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है और 6 का मल्टीपल है, ये हमारा आंसर हो सकता है। 36 भी ऐसा ही है, 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है, ये भी आंसर हो सकता है। और ऐसा ही कुछ 48 के साथ भी है ना। 3 का मल्टीपल है 16 3 48, 4 का मल्टीपल है 12 चौक 48, 6 का मल्टीपल है 8 चौक 48। तो ये तीनों ही नंबर हमारे क्या है? सही हो सकते हैं आंसर। अब जो तीसरी स्टेटमेंट दी गई है वहां से हमें पता चलेगा कि ये नंबर कौन सा है। उसने बताया कि मेरे टोटल 9 फैक्टर हैं। मेरे टोटल कितने फैक्टर है? 9 फैक्टर हैं। तो इसका मतलब अभी मुझे इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। कितने? 9 फैक्टर। जिसके 9 फैक्टर होंगे वही आंसर हो जाएगा। 24 के फैक्टर लिख लेते भाई। देखो, सबसे पहले किसी का भी फैक्टर होता है 1, अगर वो 1 है तो उसका फैक्टर फिर 24 भी होगा, क्योंकि 24 एकम 24। 24 2 से डिवाइड हो जाएगा भाई, है ना। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर 12 से भी होगा, क्योंकि 12 दूनी 24 होता है। तो 2 भी फैक्टर हो गया और 12 भी फैक्टर हो गया। ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 3 से डिवाइड होगा तो ये 8 भी फिर होगा, क्योंकि 8 3 24 हमने बांट लिया उसको। 8 3 24, तो 3 भी फैक्टर है और 8 भी फैक्टर है। 4 भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो 4 से डिवाइड होगा तो 6 आएगा, तो इसका मतलब 6 भी इसका फैक्टर होगा। तो ये सारे के सारे जो है इसके फैक्टर हमने लिख लिए हैं। कितने फैक्टर हो गए? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके जो है ना टोटल 8 फैक्टर बन गए। इसका मतलब 24 जो है ना हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि जो भी नंबर होना चाहिए उसके कितने फैक्टर होने चाहिए? 9 फैक्टर होने चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट नंबर लिख लेते हैं 36।
है ना। 36 1 से भाग हो जाएगा, तो 1 से भाग करने के बाद कितना आएगा, 36 ही आएगा। ठीक है, 36 2 से भी भाग हो जाएगा, तो 2 से भाग करने पे कितना आएगा, 18 आएगा। मतलब 36 का फैक्टर 2 भी है और आपका 18 भी है। नेक्स्ट ये 3 से भी भाग हो जाएगा, तो 12 3 36 होते हैं, मतलब 12 भी 36 का फैक्टर होगा और 3 भी 36 का फैक्टर होगा। उसके बाद ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से डिवाइड कितने पे होगा, 9 पे होगा। इसका मतलब 4 और 9 दोनों एक इसके फैक्टर होंगे 36 के, और ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कितने फैक्टर हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हो गए 9 फैक्टर। टोटल कितने फैक्टर हो गए आपके, 9 फैक्टर हो गए। मतलब 36 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। डन भाई। तो हमें यहाँ पर फैक्टर निकालने थे, है ना। पहली 2 स्टेटमेंट से हमारा नहीं आया, क्योंकि उसने बताया था इवन नंबर है तो सारे ही इवन नंबर दिए गए थे। फिर उसने बताया था कि मैं 3 4 और 6 का मल्टीपल हूँ, तो फिर मैंने 56 को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ये 3 का मल्टीपल नहीं है। और उसके बाद लास्ट में मुझे फैक्टर निकालने पड़े। डन भाई। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 36। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए भाई, इसमें दे रखा था साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। किसी भी स्क्वायर की साइड 10 है। यहां पर मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, इसकी जो साइड है वो आपको कितनी दे रखी है, 10। डन भाई, इसकी साइड कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। हाउ मैनी टाइम्स विल द न्यू पैरामीटर बिकम्स इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल। अगर मैं साइड को डबल कर दूं, है ना, साइड को क्या कर दूं, डबल कर दूं, मतलब कि मैं साइड को कर दूं डबल, तो यहां पर मैंने 20 20 कर दी, है ना। तो क्या पूछा है, इसके पेरीमीटर पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना, इसके पेरीमीटर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो यहां पर पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, है ना। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो यहां पर जो पेरीमीटर निकल के आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू 10 यानी कि 40, है ना। 40 सेंटीमीटर हो जाएगा पेरीमीटर। 10 प्लस 10 प्लस 10। उसी प्रकार से अगर हमने इसको डबल कर दिया, इसकी साइड को डबल कर दिया, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 80। देखो पहले जो था इसका पेरीमीटर 40 था, अब कितना हो गया, 80 हो गया। तो कितना हो गया, डबल हो गया, 2 टाइम्स हो गया। क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। देखो अगर यहाँ पर एरिया होता ना तो एरिया 4 टाइम्स हो जाता, क्योंकि एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, जबकि जो पेरीमीटर है वो आपका जो है क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो जो पेरीमीटर है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। और अगर यही बात एरिया के लिए पूछी होती तो एरिया हमेशा क्या हो जाएगा, आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। डन भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार इसको पढ़िए और मुझे बताइए इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा लेटर है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन की सिमेट्री दी गई है। दोनों ही सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी और वर्टिकल लाइन भी। आपको पता है सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं या फिर वर्टिकल लाइन बना दूं, दोनों ही तरीके से वो फिगर है ना हमेशा सेम रहेगी, बदलेगी नहीं, उसकी मिरर इमेज रहेगी या वाटर इमेज रहेगी। जैसे किसी भी, जैसे यहां पर मैंने एक सर्कल बना दिया, यहां पर मैंने एक लाइन बना दी जिसको मैं क्या बोलता हूं, वर्टिकल, ठीक है, और यहां पर एक लाइन बना दी। तो इस तरीके से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम है, ये वाला और ये वाला हिस्सा सेम है, तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। तो सर्कल के अंदर तो ना इनफाइनाइट सिमेट्री लाइन बन सकती है। आपसे लेटर के बारे में पूछ रहा है, सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, एक्स की बात कर लेते हैं। देखो भाई, अगर एक्स की मैंने वर्टिकल लाइन बना दी तो देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है ना एग्जैक्टली सेम है, तो वर्टिकल भी बन रही है इसकी, ठीक है। और इसी एक्स की अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बना दूं, ठीक है, तो देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी सेम है, तो हॉरिजॉन्टल से भी, यानी कि इस लेटर की जो है ना दोनों ही लाइन सिमेट्री है, इसलिए ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी की बात करें तो सी की तो एक ही सिमेट्री बनेगी, है ना, सी की तो सिर्फ ऐसे यही सिमेट्री बन सकती है, इस तरीके से होगा ही नहीं। इसकी भी एक ही सिमेट्री बनेगी वर्टिकल, और इसकी भी एक ही सिमेट्री बनेगी क्या, वर्टिकल, ठीक है। तो दोनों सिमेट्री किसकी है, एक्स की, इसलिए एक्स जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। डन भाई।
चलिए बिल्कुल, चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट। इसको संख्या को लिखना है कि कैसे लिखेंगे, तो ये क्या होता है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना। हमें इसको कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी से डेसिमल में, बाइनरी टू डेसिमल। तो मैं आपको सिखा देता हूं कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप सबसे पहले वही लिख लीजिए 11011, ठीक है। और ये नीचे बाइनरी है तो हमेशा इसका 2 आपको लेना है, 2 की पावर इसमें ली जाती है, ठीक है। यहां पर सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे, हम करेंगे 2 की पावर 0 से। इसके नीचे लिखेंगे क्या, 2 की पावर 1, इसके नीचे लिखेंगे 2 की पावर 2, इसके नीचे लिखेंगे 2 की पावर 3 और इसके नीचे लिखेंगे हम 2 की पावर 4। अगर और नंबर बड़ा है तो इसमें आगे और भी हम चीजें बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआत हम कहां से करेंगे, 2 की पावर 0 से करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ठीक है। अब क्या करना है, जो 1 आएगा ना सिर्फ उसी को आपस में मल्टीप्लाई करना है इसकी वैल्यू के साथ। जो 1 आएगा उसी को कंसीडर करना है, जहां पे 0 आएगी उसको कंसीडर नहीं करेंगे, जहां पे 0 आएगी उसको हम कंसीडर यहां पे नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको पता है 2 की पावर क्या होती है, 2 की पावर 0 1 के बराबर होती है, और 1 गुणा में 1 कर देंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। 1 गुणा में 1 कर देंगे तो क्या आएगा, 1 आपका यहां पर आ जाएगा। है ना भाई, तो यहां पर आपका आएगा 1। उसके बाद 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो 2 की गुणा कर दो किसमें, 1 में, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2। मैंने बताया जहां पे 0 आ जाएगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको तो हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है। 2 की पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो 8 है कम कितना, 8 यहां पर आ जाएगा। 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 होती 16 और 16 एकम 16। अब मैं इन सभी को ऐड कर दूंगा, अब मैं इन सभी को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किससे, बाइनरी से डेसिमल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी से डेसिमल में। 16, 16 और 8 कितने होते हैं, 16 और 8 आपके 24, 24 और 3 कितने होते हैं, 27, 24 और 3 कितने हो जाएंगे, 27। यानी कि जब इस बाइनरी नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो आपका जो राइट आंसर आएगा ना वो 27 आएगा, जो आपको किस में दे रखा है, ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन ए के अंदर आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे किसी भी बाइनरी को जो है डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कैसे किया जाता है। आपको मैं 2 होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको मुझे बताइएगा उसका राइट आंसर क्या होगा। 0 1 0 0 0 1 1, एक तो कन्वर्ट आप इसको करके दिखाना, है ना, और इसका जो राइट आंसर है आप वो कमेंट में मुझे बताएंगे क्या आंसर होगा, है ना। क्लास ओवर होने के बाद आपको कमेंट करनी है। डन भाई, एक आपको कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। इन दोनों को ही आप मुझे कमेंट करने, क्लास ऑफ होने के बाद कमेंट करके जो है आप मुझे इसका आंसर बताइएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, 27। चलिए भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा। What is the correct sequence a teacher of class 3 needs to follow? Explain the concept of quarter. एक टीचर को जो है ना क्वार्टर के बारे में समझाना है, 1/4 के बारे में जो है बच्चे को समझाना है, ठीक है। 1/4 के बारे में जो है बच्चे को क्या करना है, समझाना है। तो कुछ स्टेप दिए गए हैं, कौन सा स्टेप पहले फॉलो होगा कौन सा बाद में होगा, ठीक है, वो चीजें आपको बतानी है। ए ऑप्शन दिया गया है, राइट सिंबल ऑफ क्वार्टर ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो है ना क्वार्टर का सिंबल लिख देंगे, है ना, तो केवल सिंबल लिखना पहला नहीं होगा। प्रोवाइड कंक्रीट मटेरियल एंड डिवाइड्स इनटू क्वार्टर, ठीक है। एक कंक्रीट मटेरियल देंगे, कंक्रीट मटेरियल कुछ भी हो सकता है, डिस्क हो सकती है, उसको 4 हिस्सों में बांट देंगे, है ना। सी कहाँ है भाई, सी नहीं है भाई इस ऑप्शन में, जबकि यहाँ पर तो सी होना चाहिए। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर सी स्टेटमेंट जो है वो टाइप ही नहीं की गई है ना। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है भाई, माफ़ी चाहूँगा आपसे, है ना। तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि
तीसरा स्टेप टीचर का होने क्या वाला है, तो मैं इनको अरेंज नहीं कर पाऊंगा ना, तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। टाइपिंग एरर की वजह से क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक बार इसको ध्यान से पढ़िए और आप मुझे बताइए इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई, आपको यहाँ पर इक्वेशन दी गई है जिसके अंदर आपको दे रखा है 72 इंटू 28, 72 इंटू 28, ये किसके बराबर है, ये बराबर है किसके, 36 गुणा में 4 के। और यहाँ पर जो है आपको बताना है यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे x भी मान सकते हो, कुछ भी वेरिएबल यहाँ पे मान सकते हो। अदरवाइज अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता है कि इक्वल के चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, दोनों ही वैल्यू हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो आप क्या करोगे, आप इसने क्या किया, 72 को जो है 2 हिस्सों में तोड़ लिया, 36 गुणा में 2, ठीक है। 72 को इसने 2 हिस्सों में तोड़ लिया, 36 गुणा में 2, और 28 को भी इसने 2 हिस्सों में तोड़ लिया, 2 गुणा में 14। इसीलिए इसने 36 को तो यहाँ पर एज इट इज लिख दिया है, और इस 2 की 2 में मल्टीप्लाई करके इसने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया है। यानी कि जितने भी फैक्टर इसने इस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर के बनाए हैं, उतने ही फैक्टर उसने यहाँ पर बनाए होंगे, यानी कि रिजल्टेंट क्या आएगा, वही आएगा जो यहाँ पर आना चाहिए। इसने 36 को इंक्लूड कर लिया, इस 2 को भी इंक्लूड कर लिया, आपका बच गया 14, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 14 आ जाएगा। तो ब्लैंक जो स्पेस है उसमें आपका 14 आ जाएगा। अदरवाइज इसका दूसरा तरीका क्या है, आपको यहाँ पर नहीं पता क्या आएगा, आप इसको तोड़ नहीं पा रहे, इसके फैक्टर नहीं बना पा रहे, तो इसको x मान लो। अगर इसको x मान लोगे तो इस सारा का सारा जो मटेरियल है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो काटा पिट्टी करके जो है फिर आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 14 आएगी। अब इस 14 के बारे में ना इसकी कुछ प्रॉपर्टी आपसे पूछी गई है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो आपकी सही होगी। पहले उसने बताया मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, कि ये जो 14 है ये 7 का मल्टीपल है, तो बिल्कुल a जो है आपका राइट हो जाएगा, ए जो है वो बिल्कुल आपका राइट होगा कि जो भी नंबर यहां पर आएगा वो 7 का मल्टीपल है। डन भाई। नेक्स्ट है ए प्राइम नंबर। इसने बताया कि जो नंबर यहां पर आया है वो एक प्राइम नंबर है, तो आपको भी पता है कि 14 जो है प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर, एक तो 1 होता है, एक वो नंबर खुद होता है। जबकि अगर मैं 14 की बात करूं ना, तो 14 का फैक्टर 1 भी है, 14 का फैक्टर 2 भी है, 7 भी है और 14 भी है, यानी कि 14 के 4 फैक्टर हो गए। तो अगर इसके 4 फैक्टर हो गए तो प्राइम की कैटेगरी में तो आएगा ही नहीं है, तो फिर 14 क्या है, कंपोजिट नंबर है। यानी कि बी जो है वो आपका बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस ऑप्शन में बी को सही बताया गया है वो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो ही नहीं सकता, तो एलिमिनेट कर देते। यहां पर बी को सही बताया गया है तो ए ऑप्शन को हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। यहां पर भी जो है बी को सही बताया गया है, इसलिए डी ऑप्शन को भी क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते। तो यहां तक जो है ना हमारे 2 ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो चुके। एक ऑप्शन को और एलिमिनेट कर सकते हो, कैसे, यहां पर आपको पता है कि ये 7 का मल्टीपल होगा ही होगा, यानी कि ए तो हमेशा सही होगा ही होगा। जबकि इस ऑप्शन में जो है ना कहीं पर भी ए नहीं दे रखा है ना, तो इस ऑप्शन को भी आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। इसलिए सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। फिर भी मैं आपको बता देता हूं आगे क्या कहा गया है कि लेस देन 10, कि ये जो नंबर आया है ये 10 से छोटा है, लेकिन ये तो 10 से बड़ा है, इसलिए सी भी आंसर आपका नहीं हो सकता। ये एक इवन नंबर है, बिल्कुल सही बात है कि जो 14 है वो आपका क्या है, एक इवन नंबर, एक सम संख्या है जो कि 2 से भाग हो जाती है, तो बिल्कुल डी भी आपका सही है। और ये 56 का फैक्टर भी है। 56 के फैक्टर होने का मतलब है कि ये जो नंबर है ये 56 जो है वो आपका उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो 14 चौके 56 होता है, तो ये भी आपका हो जाएगा। मतलब आपका ए डी और ई, ये आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ए डी और ई, इसलिए सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं,
ठीक है। तो क्लास ओवर होने के बाद कमेंट सेक्शन में जो है उसका आंसर आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही रहेगा। अब नेक्स्ट टीचर जो आपके साथ जुड़ेंगे, क्लास जो है एंड नहीं होगी, जैसे ही मेरी क्लास ओवर होगी नए टीचर जो है, दूसरे टीचर आपके सामने क्लास लेके आ जाएंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल ये चीज़ें आपके लिए होने वाली है, तो क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।